आदित्य ने अपने असिस्टेंट अंकित को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। कुछ देर बाद अंकित उसके केबिन में आ गया। अंकित को देखकर आदित्य ने कहा, यह काव्या है, मेरी गर्लफ्रेंड। इसे कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज लेकर जाओ और उस जगह के बारे में ऐसा सब कुछ बताओ। पर ध्यान रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आदित्य की बात सुनकर अंकित ने काव्या की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका खड़ूस बॉस, जिसे लोग गे भी कहते हैं और यह भी कहते हैं कि उसे एंटी वुमेन डिसऑर्डर है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। कुछ देर बाद अंकित अपने होश में आया और अपना सर हिलाते हुए काव्या की तरफ देखकर रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, मैडम प्लीज मेरे साथ चलिए। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और चुपचाप अंकित के पीछे चली गई। वहीं काव्या के जाने के बाद आदित्य ने गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर से टिकाकर लेट गया। उसके दिमाग में अभी भी काव्या के साथ जो कुछ भी रात को करने वाला था, वह सब कुछ घूम रहा था। आदित्य ने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। मैं इस तरह से अपनी फीलिंग्स के चक्कर में अपनी बेबी को धोखा नहीं दे सकता। क्यों मुझे उसके नज़दीक जाने पर एक अलग ही एहसास होता है। उसे अपने नज़दीक करने की, उसे छूने की, उसे अपना बनाने का दिल करता है। आदित्य, तू ऐसा कैसे सोच सकता है? आदित्य ने खुद से कहा। आदित्य उसके दिल में उमड़ रहे जज्बातों से और काव्या की तरफ अपने बढ़ते कदमों को रोकना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि इस सफ़र को कोई मंजिल नहीं मिल सकती। उसने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि बड़ा होने के बाद वह शादी सिर्फ अपनी बेबी से करेगा। और पिछले 2 सालों में जब से उसने बिजनेस की पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था, उसने हर मुमकिन कोशिश की थी अपनी बेबी को ढूंढने की, पर अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला था। पर वसुंधरा जी के प्रेशर में आकर वो इस तरह से किसी से भी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ना ही वह अपनी दादी को टेंशन देना चाहता था। वसुंधरा जी हार्ट की पेशेंट थी और डॉक्टर ने आदित्य से यही कहा था कि उसे जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। वसुंधरा जी की सिर्फ यही इच्छा थी कि वह आदित्य की शादी होते हुए अपनी आंखों से देखें। आदित्य भी जानता था कि उसकी दादी कुछ गलत नहीं कह रही है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपना सब कुछ आदित्य को माना था। वहीं अंकित काव्या को लेकर ऑफिस से बाहर निकल चुका था। इस वक्त काव्या फिर से पिछली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर चुपचाप देख रही थी। अंकित पैसेंजर सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह काव्या के साथ बैठ सके। यह जानने के बाद भी पीछे बैठी मासूम सी दिखने वाली लड़की उसके जल्लाद और राक्षस बॉस की गर्लफ्रेंड है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। वह बार बार खुद को मनाने की कोशिश कर रहा था कि सच में उसके बॉस की कोई गर्लफ्रेंड भी है, पर उसका दिल मान ही नहीं रहा था। आखिर में उससे कंट्रोल नहीं हुआ। अंकित एक चुलबुला सा लड़का था जो कि आदित्य के सामने भी कई बार अपनी गलतियों की वजह से कुछ भी बोल देता था और बाद में आदित्य से डांट भी खाता था और पनिशमेंट भी पाता था। पर अंकित काफी काबिल था, इस वजह से आदित्य ने अभी तक उसे अपने साथ रखा हुआ था। अंकित ने धीमी आवाज में काव्या की तरफ देखकर कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ लेडी बॉस? काव्या, जो कि दूसरी दुनिया में गुम थी, अंकित की आवाज सुनकर वह वापस अपनी दुनिया में आई। उसके मुंह से लेडी बॉस सुनकर उसने हैरानी से कहा, प्लीज मुझे काव्या कहो। लेडी बॉस सुनकर मुझे अजीब सा लगता है। काव्या की बात सुनकर अंकित ने कहा, अगर मैंने आपको किसी और नाम से बुलाया तो सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप हमारी लेडी बॉस हैं और मैं आपको लेडी बॉस ही कहूँगा। अंकित की बात सुनकर काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो आप उनके सामने मुझे लेडी बॉस कह लेना, पर प्लीज अभी आप मुझे इस नाम से मत बुलाओ। मुझे काफ़ी अजीब लगता है। वैसे भी आप मुझसे बड़े हो उम्र में और मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, तो प्लीज आप मुझे काव्या कहिए। काव्या की बात सुनकर अंकित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, इस जल्लाद को इतनी प्यारी लड़की कहाँ से मिल गई? कितनी स्वीट है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। इतने बड़े इंसान की गर्लफ्रेंड होने के बाद भी इतनी पॉलिटली और इतने प्यार से बात कर रही है। शायद इन्होंने ही उस जल्लाद का दिल पिघला दिया होगा, इसलिए तो उसने गर्लफ्रेंड बना दी। वरना लड़कियों को देखकर तो ऐसे भागता था जैसे लड़कियों में वायरस लगे हुए होते हैं। आज तक उस खड़ूस की वजह से मैं भी सिंगल हूँ। अब खुद तो इतनी प्यारी और अच्छी लड़की को पटा लिया, मेरा क्या होगा भगवान? अंकित को चुप देखकर काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे ना, तो पूछे। काव्या की बात सुनकर अंकित ने कहा, क्या सच में आप सर की गर्लफ्रेंड हो?
वह क्या है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जितना खड़ूस हमारा बॉस है। आई एम रियली सॉरी। अगर वह आपके बॉयफ्रेंड है तो प्लीज आप उन्हें ये सब मत बताइएगा, जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ, वरना मेरी नौकरी तो जाएगी, मेरी जान भी जा सकती है। अंकित की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए आप हमसे पूछिए, सब कुछ पूछ सकते हैं। काव्या की बात सुनकर अंकित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच लेडी बॉस, आप बहुत अच्छी हो। लेडी बॉस सुनकर काव्या ने अंकित को घूरते हुए कहा, अगर तुमने मुझे लेडी बॉस कहना बंद नहीं किया तो मैं आदित्य से सब कुछ कह दूंगी। उसके बाद तुम खुद देख लेना कि आदित्य तुम्हारे साथ क्या करते हैं। काव्या की धमकी सुनकर बेचारे अंकित ने मासूमियत से कहा, ठीक है काव्या, मैं तुम्हें काव्या कहूंगा, पर सर के सामने मैं तुम्हें लेडी बॉस ही कहूंगा। क्या सच में तुम और सर रिलेशनशिप में हो? और अगर हो तो तुम्हें वह जल्लाद पसंद कैसे आया? कितना खतरनाक है मेरा बॉस। मैं दिन भर उसके साथ काम करता हूँ और घर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी अभी जेल से निकल कर बाहर आया हूँ और वह मेरा जेलर है। पूरे दिन ऑफिस में टॉर्चर करता है मेरा बॉस। अंकित की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, हम रिलेशनशिप में आए हैं। काव्या इस वक्त किसी को भी अपने रिलेशनशिप की सच्चाई नहीं बता सकती थी। सिवाय उस बात को मानने के अंकित ने आगे कुछ भी सवाल नहीं किया, क्योंकि वह जानता था काव्या ने भले ही पोलाइटली होकर उसके सवाल का जवाब दे दिया है, पर उसके लिमिट इतनी भी आगे नहीं बढ़ सकती कि वह काव्या से पर्सनल सवाल कर सके। इसलिए वह चुपचाप फिर से बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सामने आकर रुकी। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये मुंबई की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी। यहाँ पर ए लिस्ट एक्टर्स और एक्ट्रेस होती थी। हर एक्टर और एक्ट्रेस का सपना इस कंपनी के साथ काम करने का था, पर कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स को ही साइन करते थे। इनफैक्ट इंडस्ट्री में यह माना जाता था कि जो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस कपूर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका करियर आसमान की ऊंचाई छूकर ही रहेगा। काव्या का भी सपना कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही था, पर उसे कभी नहीं लगा था कि वह सच में उस इंडस्ट्री में काम कर पाएगी। पर आज वह इस इंडस्ट्री में घूमने के लिए आने वाली थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अंकित ने नीचे उतरकर रिस्पेक्ट के साथ दरवाजा खोलते हुए कहा, मैडम चलिए। काव्या धीरे से गाड़ी से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसका ध्यान एक बड़ी सी बिल्डिंग पर गया। ये बिल्डिंग भी आदित्य के ऑफिस जितने ही बड़ी थी। काव्या ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, आखिर ये आदमी कितना अमीर है। काव्या के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था, ना ही वह जान सकती थी। कुछ देर बाद अंकित उसे लेकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आ गया। हर फ्लोर पर अलग अलग लोग काम कर रहे थे। अंकित उसे लेकर सीधा 10th फ्लोर पर आ गया, जहाँ पर अभी एक्टर्स और एक्ट्रेस अपने अपने मैनेजर और असिस्टेंट के साथ मौजूद थे। अंकित काव्या को लेकर वहां आ गया। काव्या बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह एक्साइटेड लग रही थी, जैसे उसे उसका फेवरेट कोई खिलौना मिल गया हो। अंकित भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुरा रहा था। काव्या को देखकर वह समझ गया था कि काव्या बहुत मासूम और साफ दिल की लड़की है। उसे कहीं ना कहीं अपने जल्लाद बॉस के लिए खुशी हो रही थी कि उसकी जिंदगी में इतनी प्यारी लड़की आई है। हालांकि अंकित आदित्य के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता था, पर जितना भी जानता था उसने ये जरूर सोच लिया था कि जरूर आदित्य अकेला होगा और उसे किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी। इसलिए वह अंदर से इतना ज्यादा टूट चुका है कि अपना सारा गुस्सा लोगों पर निकालता है। यह तो बस अंकित की सोच थी, पर वह इस पर कुछ नहीं कर सकता था सिवाय चुपचाप सब कुछ होते हुए देखने के। अंकित ने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेडी बॉस, आप यहाँ पे घूम सकती हैं। यहाँ पर कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर आपको किसी ने कुछ कहा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे इस ऑफिस के मैनेजर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए उनके केबिन में जा रहा हूँ। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कॉल कर दीजिए। सर ने कहा है कि आपकी रियल आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए हम आपको एक न्यू एक्ट्रेस के रूप में ही लॉन्च करेंगे और यही बताएंगे कि आप हमारी कंपनी के साथ साइन करने वाली हो। काफ़ी एक्टर और एक्ट्रेस आपसे जल जाएंगे, पर आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है कि आपको कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम डुबोना नहीं है, क्योंकि आज तक यहाँ पर कोई भी छोटा एक्टर आया नहीं है और हर बार सर ने बड़े एक्टर्स को चांस दिया है, और ऐसा शायद पहली बार होगा
कि किसी न्यू कमर को हम सीधा कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ले रहे हैं। अंकित की बात सुनकर काव्या बस अपना सिर हिला रही थी। कुछ देर बाद काव्या छोटे बच्चों की तरह पूरे कॉरिडोर में घूम रही थी। वहीं अंकित मैनेजर से बात करने के लिए चला गया था। काव्या अभी एक रूम के सामने से निकल ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा तेजी से खुला। इससे पहले कि वह दरवाजा काव्या को लगता, काव्या जल्दी से साइड हट गई। काव्या ने हैरानी से उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकल रही थी, जिसकी उम्र 23-24 साल होगी। उस लड़की को देखते ही काव्या के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आयशा सिंह। आयशा सिंह टॉप की एक्ट्रेस थी, जो कि 3 साल से कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। जिस भी फिल्म में वह काम करती थी वह फिल्म सुपरहिट हो जाती थी, ऐसा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मानना था। वहीं अपने रूम के बाहर निकलते ही आयशा का ध्यान काव्या की तरफ गया। उसने काव्या को घूरते हुए कहा, इस तरह से मेरे रूम के बाहर क्या कर रही थी तुम? आयशा की बात सुनकर काव्या ने कहा, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। काव्या की बात पर आयशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ऐसे तुम हो कौन बहन जी जैसे कपड़े पहन के? तुम कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आई हो? क्या तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज नहीं है, या फिर पहनने के लिए कपड़े नहीं है? भिखारी हो क्या? कहकर आयशा हंसने लगी। भाई काव्या, जिसे आयशा हमेशा से ही पसंद थी, उसकी बात सुनकर काव्या के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा इतनी ज्यादा घमंडी और बदतमीज है। काव्या इस वक्त अपने सामने खड़ी उस घमंडी एक्ट्रेस को देख रही थी, जो कि उसकी फेवरेट थी। पर इस वक्त उसके दिल और दिमाग में जो भी आयशा को लेकर इमेज थी, वह एक प्यारी और मासूम सी लड़की है। वह पूरी तरह से मिट चुकी थी। काव्या हमेशा से आयशा की तरह बनना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि आयशा काफी पोलाइट और प्यारी लड़की है, जिसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। जिसका रीजन यह था कि आयशा कैमरे के सामने और मीडिया के सामने काफी पोलाइट बनकर रहती थी। इनफैक्ट वो अपने सभी फैंस की मदद भी करती थी। पर यह बात तो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए थी। असल में आयशा कैसी थी, आज यह बात काव्या को पता चली थी। काव्या को चुप देखकर आयशा ने उसके ऊपर हंसते हुए कहा, लगता है यहाँ की कोई सर्वेंट हो। वैसे तुम्हारे कपड़े सर्वेंट से भी ज्यादा गंदे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास काफी कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने सालों से नहीं पहने। वह मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? आयशा की बात सुनकर काव्या, जो अब तक चुप थी, उसने आयशा को घूरते हुए कहा, आपके दरिया दिल के लिए थैंक यू सो मच, पर मुझे आप जैसी घटिया लड़की के कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो खुद को ना जाने क्या समझती है। मैं तो आपकी फैंस थी, पर अब आपकी बात सुनकर आपकी फैंस होना तो दूर की बात है, आप जैसी लड़की के साथ में बात भी नहीं करना चाहती। काव्या की बात सुनकर आयशा, जो कि मुस्कुरा रही थी, उसने काव्या को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम आयशा सिंह से इस तरह से बात कर सको? खुद को समझती क्या हो तुम? सिर्फ एक सर्वेंट हो, और मैं ए लिस्ट टॉप एक्ट्रेस आयशा सिन्हा। आयशा की बात सुनकर काव्या ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ टॉप एक्ट्रेस होने से सब कुछ नहीं हो जाता। इंसान का बिहेवियर भी इंसानी जैसा होना चाहिए। पर आप तो शायद खुद को भगवान समझती हो, और दूसरों को सड़क पर गिरी हुई धूल। किसी से बात करने की तमीज नहीं है आपके अंदर। काव्या की बात सुनकर आयशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपना ये भाषण बंद करो। तुम होती कौन हो मुझे ऐसा भाषण देने वाली? दो कौड़ी की लड़की, कपड़े पहनने की तो तमीज नहीं है। बहन जी बनकर इतने बड़े इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें वॉचमैन ने अंदर आने कैसे दिया। तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो गेट से ही भगा देना चाहिए, वह भी डंडे से मार मार कर। आयशा की बात सुनकर काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी घटिया हो सकती है। काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आयशा समझ गई थी कि काव्या उसके बारे में क्या सोच रही है। इसलिए उसने काव्या को घूरते हुए कहा, देखो, तुम्हारी जैसी बकवास लड़की के साथ बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। निकलो यहाँ से। आयशा की बात सुनकर काव्या ने भी एटीट्यूड से कहा, और आप मुझे यहाँ से निकालने वाली होती कौन है? मेरी मर्जी, जब तक मुझे यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा, मैं यहीं पर रहूंगी। काव्या की बात सुनकर आयशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, काफी एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा सकती हूँ। मैं तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत करने के लिए तुम्हें खुद जाने के लिए कह रही हूँ, पर शायद तुम्हें खुद की इंसल्ट करवाना ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम मेरे साथ आर्गुमेंट कर रही हो, है ना? आयशा की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जो समझना है आप समझ सकती हैं, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं।
मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे आपके साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट है। मैं बस यहाँ पर इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखने के लिए आई थी, जो कि मैं खुशी से चुपचाप देख रही थी। आप ही मुझे जाकर टकरा गई और अब आप ही मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। माना कि आप एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरों को इसी तरह परेशान करें या फिर नीचा दिखाएं। हर कोई अपनी जगह पर ठीक होता है। काव्या की बात सुनकर आयशा ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और निकल यहाँ से, वरना अभी तुम्हें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। आयशा की बदतमीजी देखकर काव्या ने कहा, देखिए मैं आपके साथ तमीज से बात कर रही हूँ, तो आप भी तमीज के साथ बात कीजिए। बदतमीजी करना मुझे भी आता है। काव्या की बात सुनकर आयशा ने एटीट्यूड से उसे देखते हुए कहा, बदतमीजी करने की बात कर रही हो, वह भी आयशा सिंह के साथ? क्या तुम अपनी औकात भूल गई? आयशा नाम है मेरा, मेरे साथ बदतमीजी करना तो दूर की बात है। तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़ा रहने की भी नहीं है। तुम्हारे कपड़े से ही मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड समझ चुकी हूँ। बार बार अपने कपड़ों पर कमेंट करता देखकर काव्या ने मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देखा, जिसने काफी शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। आयशा के कपड़े इतने छोटे थे कि उसकी क्लीवेज भी साफ साफ नजर आ रही थी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे कपड़े बहन जी की तरह हैं और तुम्हारे कपड़े स्टाइलिश, तो मुझे बहन जी बनना ही मंजूर है। खुद के जिस्म की नुमाइश करने से तो यही अच्छा है कि मैं खुद को बहन जी वाले लुक में रखूं। काव्या ने साफ साफ मुस्कुराते हुए आयशा के मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर दी थी। आयशा ने काव्या की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कपड़ों को जिस्म की नुमाइश करने वाले के साथ कंपेयर किया? खुद को समझती क्या हो तुम? अभी की अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। इतना कहकर आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। आयशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर गार्ड्स, जो कि उनके आसपास मौजूद थे, दौड़ते हुए उसके पास आ गए। आयशा ने उन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से बाहर फिकवाओ। आयशा को इतने गुस्से में देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आशा मैडम, क्या हुआ? आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, इस घटिया लड़की ने मेरी बेइज्जती की है। न जाने खुद को क्या समझती है और कौन है ये। आयशा की गुस्सा देखकर उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, ये अंकित सर के साथ ऊपर आई थी मैडम, हम नहीं जानते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर आयशा ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके साथ आई थी और किसके साथ नहीं। इसे अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर फेंको और याद रहे अगली बार से ये इस ऑफिस के अंदर कदम न रख पाए। मुझे ये घटिया लड़की दोबारा अपनी आंखों के सामने नहीं दिखनी चाहिए। आयशा की बात सुनकर काव्या गुस्से से उसे देखने लगी। अभी कोई कुछ कहता, तभी काव्या के कानों में एक अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस आवाज को सुनकर काव्या, दोनों सिक्योरिटी गार्ड, आयशा ने एक साथ उस तरफ देखा जहां से एक हैंडसम लड़का आ रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उस लड़के को देखकर आयशा, जो अभी तक चिल्ला रही थी, उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन आ गए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी। वही काव्या उस लड़के को देखती ही रह गई। यह कोई और नहीं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, जाने माने सुपरस्टार विधान कश्यप था, जो कि लड़कियों के दिल पर राज करता था। बाकी लड़कियों की तरह ही विधान काव्या का भी क्रश था और उसका फेवरेट एक्टर। उसकी एक्टिंग इतनी रियल और नेचुरल थी कि हर कोई उसका दीवाना था। काव्या बिना पलके झपकाए उसे ही देखने लगी। वही विधान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए उन लोगों के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र काव्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कौन है यह और तुम इस पर चिल्ला क्यों रही थी आयशा? विधान की बात सुनकर आयशा ने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा, विधान, मैं इस बदतमीज लड़की को सबक सिखा रही थी। इसने मेरे साथ बदतमीजी से बात की। इनफैक्ट इसने मेरी इंसल्ट भी की। आयशा, जो कि थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला कर काव्या के साथ बात कर रही थी, अब वह अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम और प्यार से निकालने की कोशिश कर रही थी। भाई दोनों सिक्योरिटी गार्ड भी चुपचाप वहीं पर खड़े थे। वह भी विधान की काफी रिस्पेक्ट करते थे। काव्या तो अपने सामने अपने सपनों के राजकुमार, अपने प्रिंस चार्मिंग को देखकर उसे ही देखने में खो गई थी। जब तक उसकी लाइफ में सूरज नहीं आया था, वह हर वक्त विधान की फिल्में देखती थी। उसके ही पोस्टर्स अपने रूम में लगाकर रखती थी। पर सूरज के आने के बाद उसने सब कुछ बंद कर दिया था। पर अब उसे अपने सामने अपने सपनों का राजकुमार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
उसने काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था, वरना शायद वह अभी उछलने लगती। आयशा की बात सुनकर विधान ने काव्या की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। काव्या इस वक्त बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी लग रही थी। काव्या का प्यारा सा चेहरा देखकर विधान ने आयशा की तरफ देखकर अजीब तरह से कहा, मुझे तो नहीं लग रहा किसने तुम्हारी इंसल्ट की होगी। विधान की बात सुनकर आयशा ने उदासी भरी आवाज में कहा, विधान तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? इस लड़की ने मुझे कहा कि मेरे कपड़े जिस्म की नुमाइश करने के लिए हैं। क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोचते हो? आयशा की बात सुनकर विधान ने हैरानी से काव्या की तरफ देखा और फिर नॉर्मल आवाज में कहा, मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? विधान को खुद के साथ बात करता देखकर काव्या हैरान हो गई, पर उसने फिर धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम काव्या है। काव्या ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। काव्या की मीठी सी आवाज सुनकर विधान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इस मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं जान सकता हूँ कि आपने आयशा से इस तरह से बात क्यों की? विधान की बात सुनकर काव्या ने आयशा की तरफ देखकर नॉर्मल आवाज में कहा, उनके हिसाब से मैं बहन जी भिखारी हूँ, क्योंकि मैंने फुल कपड़े पहने हुए हैं। उनके हिसाब से इनके जैसे कपड़े पहनने वाले लोग स्टाइलिश और अमीर होते हैं। मैं बस उन्हें इतना कहा कि अगर उनके जैसे कपड़े पहनने के बाद मैं स्टाइलिश और अमीर हो जाऊंगी, तो मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनना जिसमें जिस्म की नुमाइश हो सके। मैं फुल कपड़े पहनकर बहन जी बनना ही पसंद करूंगी। मैंने बस इतना कहा। अगर उसमें उनकी इंसल्ट लगती है तो इंसल्ट ही सही, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। काव्या ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ विधान की तरफ देखते हुए कहा। काव्या के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर विधान भी चुप हो गया। वहीं आयशा ने गुस्से से कहा, देखा इस बदतमीज लड़की ने क्या कहा मुझे? विधान ने आयशा की तरफ देखा, जो काव्या को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। काव्या का ध्यान विधान पर था। विधान का ध्यान भी काव्या पर था और आयशा का ध्यान काव्या पर ही था। सिक्योरिटी गार्ड कंफ्यूजन में खड़े थे कि उन्हें क्या करना है। विधान को काव्या की आंखों में कॉन्फिडेंस और सच्चाई नजर आ रही थी, जिसे देखकर उसने आयशा को देखते हुए कहा, देखो आयशा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे नहीं लगता है कि इसने तुम्हारी कहीं से भी इंसल्ट की होगी। विधान की बात सुनकर आयशा ने काव्या को घूरते हुए कहा, विधान, तुम इस लड़की की बातों में मत फंसो। देखो दिखने में कितनी मासूम लग रही है। शक्ल से ऐसा लग रहा है जैसे शराफत की मूरत होगी, पर मैंने खुद देखा है इसकी घटिया हरकत, किस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। आयशा की बात सुनकर काव्या ने कहा, देखिए अब तक मैं आपके साथ तमीज से बात कर रही थी, उसका यह मतलब नहीं कि आगे भी करूंगी। भले ही मेरी हैसियत आपकी जितनी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपकी बदतमीजी सहन करती रहूंगी। मैं जैसी भी हूँ अपनी जिंदगी में खुश हूँ, इसलिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस ऑफिस से निकलने की, तो आप इस ऑफिस की मालकिन नहीं हो जो मुझे यहाँ से निकलवा दोगे। और मैं यहाँ पर किसके साथ आई हूँ, क्यों आई हूँ, यह मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। आप बस यहाँ की एक एक्ट्रेस हैं, तो आप अपना काम कीजिए। सिक्योरिटी इंचार्ज बनने की कोशिश मत कीजिए। काव्या का जवाब सुनकर आयशा फिर से उसे घूरने लगी। वहीं काव्या को देखकर विधान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, काफी स्ट्रांग लड़की है, वरना सभी लड़कियां आयशा की चमचागिरी करती हैं, पर यह खुलेआम उसके मुंह पर उसकी खुद की बेइज्जती कर रही है। मुझे तुम्हारा नाम तो जानना ही है। काव्या चुपचाप आयशा और विधान को देख रही थी। उसके चेहरे से कहीं से भी झिझक, डर नजर नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। काफी देर तक उन दोनों को कुछ न बोलता देखकर विधान ने बीच में कूदते हुए कहा, ओके, तुम दोनों का आंखों ही आंखों में एक दूसरे को घूर कर देखना हो गया हो, तो प्लीज यार आगे बढ़ो। कुछ नहीं मिलने वाला है लड़ाई झगड़ों से। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, और वैसे भी आयशा, तुम इतनी बड़ी होकर इस तरह से एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? विधान की बात सुनकर आयशा ने हैरानी से कहा, मैं बड़ी और कौन है छोटी बच्ची? आयशा की बात सुनकर विधान ने कहा, यह छोटी बच्ची, इसकी उम्र 17, 18 या 19 साल से ज्यादा की नहीं होगी, इसकी मुझे गारंटी है। विधान ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, जो बिल्कुल किसी कॉलेज गोइंग गर्ल की तरह लग रही थी। उसके चेहरे की वह मुस्कुराहट उसे और भी ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह अभी अभी स्कूल या कॉलेज जाती होगी। और बड़ी कौन? आयशा ने फिर एक बार हैरानी से विधान की तरफ देखते हुए कहा। विधान ने बिना झिझक के कहा, तुम अभी 28 साल की हो जाओगी। आयशा, तो तुम तो बड़ी ही हो ना। इसे छोटी बहन समझकर माफ कर दो। वैसे भी ये बहुत स्वीट है,
विधान की बात सुनकर आयशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विधान ने सीधा सीधा उसे बूढ़ा जो कहा था। विधान अभी सिर्फ 25 साल का एक हैंडसम नौजवान था। आयशा को कभी अपनी उम्र की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे काश उसकी भी उम्र कम होती। वही विधान ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, आयशा मुझे बाहर जाना है तो मैं जा रहा हूँ, और हाँ प्लीज लड़ाई मत करो। इतना कहकर वह जैसे ही जाने को हुआ तो उसका ध्यान काव्या की तरफ गया, जो चुपचाप खड़ी होकर आयशा को ही देख रही थी। विधान ने धीमी आवाज में काव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, क्या आप मेरे साथ आ सकती हो? काव्या ने विधान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह मना नहीं कर पाई। उसने एक नजर आयशा को घूर कर देखा और विधान के पास आकर खड़ी हो गई। फिर विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद दोनों कॉरिडोर से चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अभी तक विधान ने काव्या से कुछ भी नहीं कहा था। कुछ दूरी पर आकर विधान ने कहा, तुमने आयशा के साथ बेफजूल का झगड़ा मोल क्यों लिया? तुम जानती नहीं आयशा बहुत गुस्सैल है। अगर उसे किसी पर गुस्सा आ गया तो फिर वह इंसान को जिंदगी भर के लिए अपना दुश्मन मान लेती है। विधान की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई मेरी इंसल्ट करेगी तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी, क्योंकि गलत सहने वाला गलती करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाहगार होता है। अगर मैं आज चुप रहती तो वह इंसान कल भी मेरी इसी तरह से इंसल्ट करेगी, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। काव्या की बात सुनकर विधान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ कॉफी पर चल सकती हो? विधान ने फ्रेंड कहकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद दोनों कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सामने एक बड़े से कॉफी हाउस में बैठे हुए थे। काव्या चुपचाप अपनी कॉफी पी रही थी। वही विधान कॉफी पीते पीते काव्या के सुंदर से चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे के एक्सटेंशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। कॉफी पीने के बाद विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप वहां पर कर क्या रही थी? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, या फिर उनके मैनेजर। पर जहां तक मैं आपको जानता हूँ, आप शायद पहली बार कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई हैं। पर आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है जरूर आपको एक्ट्रेस बनना होगा, क्योंकि आप सच में बेहद खूबसूरत हैं। वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं तो आपका बॉयफ्रेंड तो होगा ही ना, या फिर आप शादीशुदा हैं? विधान ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा। विधान की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मैं इसलिए शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, या फिर रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे अपना नाम रोशन करना है, अपनी जिंदगी को एक अलग मुकाम देना है। बाकियों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए मुझे, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे विराट कोहली के 25% जितना ही बनना है, क्योंकि 100% मेरे बस की बात नहीं है। काव्या का लंबा लेक्चर सुनकर विधान मुस्कुराते हुए, ओके मैं आपकी बात समझ गया, अब मुझे और कुछ नहीं पूछना। थैंक यू मेरे साथ कॉफी पर आने के लिए। अब आप जा सकती हैं। इतना कहकर विधान जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, काव्या ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो? आप मेरे फेवरेट हो। काव्या की बात सुनकर विधान ने उसकी तरफ पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी मेरी फैन हो? विधान की बात पर काव्या ने छोटे बच्चों की तरह अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहुत पहले से, जब से अब आपने इंडस्ट्री में एंट्री की है तब से। इनफैक्ट मैं सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आयशा की भी बहुत बड़ी फैंस थी, पर अब मुझे उसके जैसी बदतमीज लड़की को अपना आइडियल नहीं मानना। पर आप मेरे लिए हमेशा मेरे आइडल रहेंगे। अगर आपसे भी ज़्यादा मुझे किसी से उम्मीद है, किसी के आउट होने पर दर्द होता है, तो उस इंसान का नाम विराट कोहली है। काव्या की बात सुनकर विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब क्रिकेट लवर हो? काव्या ने कहा, हाँ, पर सबसे ज़्यादा विराट कोहली लवर। काफ़ी देर तक काव्या और विधान एक दूसरे के साथ बात करते रहे। काव्या इस वक्त भूल ही गई थी कि वह किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं, बल्कि सुपरस्टार विधान के साथ बात कर रही है। वहीं विधान को भी काव्या के साथ बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था। विधान ने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? मेरे पास काफी कम दोस्त हैं। कई लोग मेरे स्टेटस की वजह से मुझसे दोस्ती नहीं करते, और जो करते हैं वह शायद सिर्फ स्टेटस के लिए करते हैं। इसलिए मुझे सिर्फ जेन्युइन दोस्त चाहिए, जो कि बिना किसी फायदे के मुझे अपना अच्छा दोस्त समझकर अपनी खुशियां सब कुछ बांट सके। कुछ देर बाद काव्या अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने कहा, अभी मुझे जाना होगा। थैंक यू सो मच
मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से बात करने के लिए, वरना आपकी वह फ्रेंड शायद खुद को हूर की परी समझती है। इतना कहकर काव्या वहां से चली गई। वही विधान पीछे से हंसने लगा। वही आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखों में अंगारे नजर आ रहे थे। उसका ध्यान अपने सामने चल रहे लैपटॉप स्क्रीन पर था, जहां पर थोड़ी देर पहले तक विधान और काव्या दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बात कर रहे थे। आदित्य की नज़र काव्या पर तब से ही बनी हुई थी, जब से उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला कदम रखा था। शायद उसे पहले ही इस बात का अंदाजा था कि कोई ना कोई टॉप एक्ट्रेस काव्या को इसी तरह से परेशान करेगी, और उसे लगा नहीं था कि इस तरह से कोई एक्टर लड़का काव्या की मदद करेगा। दिल में एक राहत भी थी और जलन भी। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काव्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि किसी गैर मर्द को अपने पास मत आने देना। भले ही इस वक्त हम सिर्फ मजाक में एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है यहाँ पर, फिर भी हमें इस रिश्ते की इज्जत निभानी चाहिए। आदित्य ये सब कुछ खुद से कह रहा था। कुछ ही देर बाद काव्या वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से घूमने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अंकित ने आयशा को घर वापस भेज दिया था। आयशा को पता नहीं था कि आखिर काव्या कौन है, जिसकी वजह से उसे इतनी बात सुनने को मिली। इनफैक्ट इतने लोगों ने उसे त्याग करके परेशान भी किया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री घूमने के बाद अंकित और काव्या वापस कपूर ब्रांच की तरफ निकल पड़े थे। काव्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, यह सोच सोच कर ही कि कुछ दिनों बाद वह भी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आकर ट्रेनिंग लेगी। काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अंकित ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा और खुद पैसेंजर सीट से बाहर देखने लगा। कुछ देर में काव्या वापस से आदित्य के केबिन में पहुंच गई। आदित्य ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वह चुपचाप अपनी फाइल पढ़ रहा था। यह देखकर काव्या भी चुपचाप एक सोफे पर जाकर बैठ गई। हालांकि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। शायद अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ दोस्ती करने के कारण उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट थी। विधान उसका क्रश था और आज विधान ने उसके साथ इतने प्यार से बातें की थी। काव्या के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य ने कहा, मैंने कहा क्यों मुस्कुरा रही हो? काव्या ने अपने निचले होठों को काटते हुए कहा, आज हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने फेवरेट विधान कश्यप से मिले थे और वह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे साथ दोस्ती भी कर ली है। कहकर काव्या खुशी से आदित्य की तरफ देखने लगी। काव्या की बात सुनकर आदित्य से घूर रहा था। वही काव्या का ध्यान आदित्य की तरफ नहीं था। वह मुस्कुराते हुए आदित्य को विधान के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बता रही थी। वही जैसे जैसे काव्या सब कुछ बोल रही थी, आदित्य के चेहरे पर गुस्सा और जलन बढ़ती जा रही थी। आखिर में जब काव्या का बोलना बंद नहीं हुआ, तब आदित्य ने कहा, स्टॉप इट, बहुत हो गया। काव्या, जो कि मुस्कुराते हुए विधान और अपनी पहली मुलाकात के बारे में आदित्य को बता रही थी, आदित्य की बात सुनकर वह चुप हो गई। उसने आदित्य की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन नजर आ रही थी। काव्या ने छोटे बच्चे की तरह अपना चेहरा झुकाकर कहा, सॉरी, हमने आपको परेशान कर दिया। आदित्य, जो कि अभी अभी गुस्से में लग रहा था, काव्या को छोटे बच्चों की तरह सॉरी कहकर अपना चेहरा नीचे झुकाता देखकर उसने शांति से कहा, नहीं, मुझे अब और तुम्हारी बातें नहीं सुननी। अगर तुम्हें बोर फील हो रहा है तो तुम घर के लिए जा सकती हो। मैं ड्राइवर को बोलकर तुम्हें घर भिजवा दूंगा, और अगर तुम रुकना चाहती हो तो प्राइवेट रूम में जाकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कहा, नहीं, हमें भूख नहीं है। हमने विधान के साथ कैफे में सैंडविच खा लिया था। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद काव्या आदित्य के प्राइवेट रूम में जाकर बैठ गई। ये प्राइवेट रूम काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था और उसकी सजावट भी काफी सिंपल और एलिगेंट तरीके से की गई थी। उस रूम में हर एक फैसिलिटी मौजूद थी। काव्या ने टीवी ऑन किया और अपने फेवरेट कार्टून को लगाकर कार्टून देखने लगी। आदित्य अपने केबिन में बैठकर अपना काम कंप्लीट कर रहा था। काफी देर तक वह अपना काम कंप्लीट करता रहा। जब उसका ध्यान अपने हाथ में लगी हुई घड़ी पर गया, तब रात के 7 बज चुके थे। यह देखकर आदित्य ने प्राइवेट रूम की दरवाजे की तरफ देखा, जिसके अंदर से काव्या अभी तक बाहर नहीं आई थी। आदित्य को समझ में आ गया था कि सभी एम्प्लॉयज घर जा चुके होंगे। आदित्य ने फाइल बंद की और अपनी जगह से खड़ा होकर प्राइवेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा।
उसने अपनी फिंगरप्रिंट से प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अपने अंदर कदम रखे उसका ध्यान काव्या की तरफ गया, जो कि बेड पर टेढ़े मेढ़े तरीके से सो रही थी। टीवी भी ऑन था और काव्या के हाथ में रिमोट था। यह देखकर आदित्य समझ गया कि काव्या टीवी देखते देखते ही सो गई होगी। उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए और काव्या की तरफ देखा। इस वक्त काव्या बेहद क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसके होंठों के कोनों पर सलाइवा लगा हुआ था। यह देखकर आदित्य ने साइड की टेबल से टिश्यू उठाया और काव्या का चेहरा साफ कर दिया। काव्या की नींद इतनी ज्यादा पक्की थी कि उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया और सोई रही। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और फिर उसे झटके से गोद में उठा लिया। काव्या ने भी नींद में ही अपनी दोनों बाहें आदित्य के गले में डाल दी और उसके सीने पर सर रखकर कंफर्टेबल होकर लेट गई। आदित्य ने काव्या के पहले चेहरे की तरफ देखा और फिर केबिन के बाहर निकल गया। आदित्य सीधा लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। ड्राइवर ने पहले से ही गाड़ी ऑफिस के सामने लगा दी थी। आदित्य काव्या को लेकर सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। काव्या की नींद अभी भी खुली नहीं थी। आदित्य ने काव्या को सीट पर बिठाया और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे ठीक से सुला दिया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एके हाउस के बाहर आकर रुकी। आदित्य ने काव्या को गोद में उठाया और रूम में लाकर उसे सुला दिया। काव्या अभी भी छोटे बच्चे की तरह मजे से सो रही थी। नींद में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। काव्या के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आदित्य ने मन ही मन कहा, ये इतनी ज्यादा क्यों मुस्कुरा रही है। आदित्य ने इतना ही कहा था कि उसके कानों में काव्या की आवाज पड़ी। काव्या नींद में कह रही थी, विधान माई प्रिंस चार्मिंग, तुम कितने सुंदर हो। तुमसे ज्यादा हैंडसम लड़का मैंने दुनिया में नहीं देखा। काव्या के मुंह से विधान की बात सुनकर आदित्य समझ गया कि जरूर काव्या विधान का सपना देखते हुए मुस्कुरा रही होगी। यह सोचते ही उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन दिखाई देने लगी। पर काव्या इस वक्त नींद में थी और आदित्य उस पर इस तरह से गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उसने खुद को कंट्रोल किया और रूम से बाहर जाने लगा। तभी उसके कान में दोबारा काव्या की आवाज पड़ी। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, विदांत, तुम उस चुड़ैल आयशा के साथ बात मत करो। वह बहुत बुरी है और तुम बहुत अच्छे हो। वह तुम्हें भी अपने जैसा गंदा बना देगी। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, स्टूपिड गर्ल। करीब रात के 8 बजे काव्या की आंख खुली तो वो उठकर बैठ गई। उसने छोटे बच्चों की तरह अपनी आंख को मसलते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ। उसने ठीक से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह इस वक्त अपने रूम में है। उसने अपने बालों पर खुजाते हुए मन ही मन कहा, पर मैं तो ऑफिस में ही सो गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई। काव्या छोटे बच्चों की तरह अपने नाखून चबाते हुए खुद से कह रही थी। फिर उसने मन ही मन कहा, लगता है उस खड़ूस ने गोद में लेकर आया होगा। ये सोचते ही कि उस खड़ूस आदित्य ने लेकर आया होगा, काव्या को कुछ अलग एहसास होने लगा। काव्या ने मन ही मन कहा, मुझे उस खड़ूस से दूर रहना होगा। पता नहीं कब क्या पूछता है। कभी खुद करीब आता है तो कभी खुद दूर धक्का देता है, जैसे मैंने उसके साथ जबरदस्ती की हो। वैसे भी मुझे अब लड़कों से दूर ही रहना है। सारे के सारे फरेबी होते हैं। धोखा देना तो लड़कों की फितरत में ही होता है। कहते हुए काव्या की आंखों में फिर से उदासी आ गई। भले ही वह अब सूरज से नफरत करती थी, पर 2 साल तक सूरज के साथ बिताए गए यादों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आने लगते थे। कहीं ना कहीं अभी भी वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने उसे धोखा दिया है, पर सच्चाई को वह आखिर कब तक झुठलाती। काव्या ने अपनी किस्मत से एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके नसीब में किसी का प्यार नहीं है। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वह खुद से प्यार करेगी, सेल्फ लवर बनेगी, दुनिया अपनी मर्जी से जिएगी, न कि किसी और की शर्तों पर। काव्या अभी यह सोच ही रही थी कि तभी रूम के दरवाजे से आदित्य अंदर आया। काव्या अपनी सोच में गुम थी, इसलिए उसका ध्यान आदित्य की तरफ नहीं गया। काव्या को देखकर आदित्य ने कहा, उठ गई तुम। आदित्य की आवाज कान में पड़ते ही काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और हैरानी से कहा, आप कब आए। आदित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जब तुम खुली आंखों से सपना देख रही थी तभी मैं अंदर आया। आदित्य की बात सुनकर काव्या चुप हो गई और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। आदित्य के हाथ में इस वक्त कुछ पेपर थे, जिन्हें देखकर काव्या ने कुछ कहना चाहा, पर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वहीं आदित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के काव्या की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसने काव्या की तरफ उन पेपर को बढ़ा दिया। काव्या ने उन पेपर्स को लिया और ध्यान से पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पेपर पढ़ रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। कुछ ही देर बाद उसने खुशी से कहा, ये सच में हमारे लिए हैं।
काव्या के चेहरे की खुशी देखकर आदित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अगर मैंने ये तुम्हें दिए हैं तो ये तुम्हारे लिए ही होंगे। काव्या ने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच। आदित्य ने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। 2 दिन बाद ऑडिशन है और तुम्हें ऑडिशन के लिए जाना है। मैं बिना किसी ऑडिशन के तुम्हारा सिलेक्शन कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम नहीं डुबाना चाहता। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट हुआ तो तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आई प्रॉमिस, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी और मुझे भी किसी सिफारिश के बलबूते पर अपनी पहचान नहीं बनानी। मुझे खुद की मेहनत से खुद का नाम बनाना है। दुनिया मुझे खुद के टैलेंट से पहचाने, मैं यही चाहती हूँ। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा और वहां से सीधा बाहर चला गया। भाई काव्या खुशी से उस स्क्रिप्ट को देख रही थी। वह काव्या के फेवरेट डायरेक्टर की फिल्म थी, जो कि रोमांटिक और सस्पेंस से भरी हुई थी, जिसकी स्क्रिप्ट इस वक्त उसके हाथ में थी। इस फिल्म की ऑफिशियली शूटिंग 15 दिन बाद स्टार्ट होने वाली थी और अभी तक फीमेल लीड फाइनल नहीं हुई थी। काव्या भी चाहती थी कि वह इस ऑडिशन में जाए, पर उसके पास ना ही स्क्रिप्ट थी, ना ही उसे पता था कि ऑडिशन कब है। पर अब आदित्य ने जो कुछ भी उसे दिया था, उसमें सब कुछ डिटेल्स में लिखा गया था। काव्या खुश होते हुए ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। जिस फिल्म की ये स्क्रिप्ट थी, उस फिल्म का नाम था चाहत इश्क की। यह एक सस्पेंस भरी रोमांटिक फिल्म थी, जिसका मेल लीड पहले से ही फाइनल किया गया था और यह कोई और नहीं विधान ही था। काव्या ये सोच सोचकर कि अगर उसने ऑडिशन पास कर लिया तो वह विधान के अपोजिट फीमेल लीड होगी, उसकी खुशी कमी नहीं हो रही थी। पर कहीं ना कहीं उसे डर था कि एक न्यू कमर को विधान के अपोजिट प्रोडक्शन वाले कास्ट नहीं करेंगे। पर काव्या अपनी तरफ से 100% देना चाहती थी। काव्या ने 2 दिन तक अच्छे से स्क्रिप्ट को पढ़ा और प्रैक्टिस भी की। 2 दिनों में आदित्य ऑफिस के काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था। उसने काव्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। काव्या भी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में काफी बिजी थी, इसलिए उसने भी आदित्य पर ध्यान नहीं दिया था। आज काव्या का ऑडिशन था और काव्या ऑडिशन देने के लिए घर से ड्राइवर के साथ निकल चुकी थी। आदित्य सुबह ही ऑफिस के लिए चला गया था और उसने जाने से पहले ड्राइवर को काव्या को ऑडिशन की जगह पर छोड़ने के लिए कह दिया था। इस वक्त गाड़ी में काव्या की हालत खराब हो रही थी। भले ही वह कॉन्फिडेंट थी, पर उसे डर लग रहा था। वह जिंदगी में पहली बार ऑडिशन देने के लिए जाने वाली थी। कॉलेज के कई ड्रामास में उसने पार्टिसिपेट किया था, पर कॉलेज के ड्रामा और रियल लाइफ में फिल्म का ऑडिशन देने में फर्क होता है। वह यह बात अच्छे से जानती थी। कुछ देर बाद काव्या एक बड़े से प्रोडक्शन हाउस के सामने आकर रुकी। ये प्रोडक्शन हाउस उसके पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही था, जिसमें आज ऑडिशन रखा गया था। काव्या गाड़ी से उतरकर प्रोडक्शन हाउस के अंदर आ गई। वहां पर ऑडिशन के लिए आई लड़कियों को देखकर काव्या के चेहरे की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। वहां पर कम से कम 400 से 500 लड़कियां ऑडिशन के लिए मौजूद थीं और हर एक काफी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। काव्या ने खुद को देखा। उसने एक वाइट कलर की शर्ट, ब्लैक जीन्स और वाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। इतनी सिंपल लुक में भी वह काफी सुंदर लग रही थी। पर उन सभी लड़कियों को देखकर काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे वह इन सब लोगों के सामने कुछ भी ना हो। काव्या ने खुद से कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस तरह से खुद को डिमोटिवेट नहीं कर सकती जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। मैं खुद की तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अगर किस्मत में हुआ तो ये रोल मुझे ही मिलेगा। काव्या ने खुद से कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तभी उसका ध्यान ऑडिशन देने वाली लड़कियों की लिस्ट में खड़ी एक लड़की की तरफ गया, जो कि सबसे आगे खड़ी थी। उसे देखकर काव्या ने मन ही मन कहा, यह चुड़ैल भी यही है। इस चुड़ैल ने जरूर कोई ना कोई तो प्लान बनाया ही होगा। अगर इसे डायरेक्ट फिल्म में लेना होता तो ऑडिशन रखते ही क्यों? या फिर ये लोगों की कोई प्लानिंग है, ताकि किसी को यह शक ना हो कि बिना ऑडिशन के डायरेक्ट इसे ले लिया गया। काव्या के दिमाग में अब आयशा को लेकर बहुत बुरी इमेज बन चुकी थी, इसलिए उसे आयशा पर हर वक्त शक होता था। काव्या मन ही मन ये सब सोच रही थी। तभी आयशा, जो कि इस वक्त अपने हाथ में जूस का गिलास लेकर मजे से जूस पी रही थी, उसका ध्यान भीड़ से कुछ दूरी पर खड़ी काव्या पर गया। काव्या को देखते ही आयशा को कल जो कुछ भी उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, सब कुछ उसे याद आ गया। आयशा के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा।
उसके लिए काव्या एक 2 कौड़ी की लड़की थी जिसने उसकी इंसल्ट की थी, वह भी उसके क्रस विधान के सामने। और विधान ने भी उसका साथ देने की जगह पर काव्या का साथ दिया था। यह सोच सोच कर कल से ही आयशा का दिमाग खराब हो रहा था। इसलिए आयशा ने डिसाइड कर लिया था कि वह इस फिल्म में विधान के साथ काम करके ही रहेगी। पर प्रोड्यूसर चाहते थे कि वह किसी न्यू कमर लड़की को लॉन्च करे, इसलिए उन्होंने न्यू कमर लड़कियों का ऑडिशन आज रखा था। पर आयशा अपने सोर्सेज के थ्रू यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आ गई थी। और आयशा इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी कि प्रोडक्शन कॉस्ट वाले उसे ऑडिशन देने से रोक नहीं सकते थे। काव्या को देखते ही आयशा ने मन ही मन कहा, अच्छा तो ये बहन जी भी यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई हैं। कल का बदला लेने का अच्छा टाइम मिला है मुझे। आज ऐसे सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में किसी से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। इसने आयशा की बेइज्जती की है, अब आयशा इसे इसकी असली जगह दिखाकर रहेगी, कहकर आयशा मुस्कुराते हुए अपना जूस खत्म करने लगी। काव्या ने आयशा की तरफ देखकर मन ही मन कहा, अब ये चुड़ैल क्या सोच रही है। इसकी हंसी देखकर तो लग रहा है जरूर दिमाग में कुछ खतरनाक ही प्लान बना रही होगी। आयशा के चेहरे की वे जहरीली मुस्कुराहट देखकर काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे आयशा उसी के बारे में कुछ प्लान बना रही है। पर काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ऐसी लड़की के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए आई हूँ और मैं अपने सपनों पर ही कंसंट्रेट करूँगी। मुझे अपने ऑडिशन पर ठीक से ध्यान देना है। मैंने 2 दिन तक स्क्रिप्ट पर मेहनत की है और मैं उस मेहनत को इस तरह से वेस्ट नहीं होने दे सकती। काव्या ने खुद को समझाया और फिर ऑडिशन दे रही लड़कियों की लिस्ट में जाकर अपना नाम लिखवा दिया। उसका नंबर 251 था। इतना लेट नंबर सोच कर ही बेचारी काव्या की हालत खराब हो रही थी। पर वह जानती थी कि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। काव्या एक कोने में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी कि तभी उसके पास एक लड़की आई। उस लड़की ने सिंपल सा ब्लू टॉप और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। वह दिखने में काफी सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई हो? काव्या ने उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। उस लड़की ने कहा, मैं भी। देखो ना कितनी लंबी लाइन है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या जूनियर आर्टिस्ट के रोल के लिए भी ये लोग मुझे सिलेक्ट करेंगे या नहीं। उस लड़की की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पॉजिटिव सोचो, जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। काव्या की बात सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम रश्मि है। और तुम्हारा? काव्या ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, काव्या। रश्मि ने कहा, नाइस नेम। वैसे क्या यह तुम्हारा पहला ऑडिशन है? काव्या ने कहा, हाँ, मेरा पहला ऑडिशन है। रश्मि ने कहा, मेरा तो ये शायद 10वां ऑडिशन है और पिछले 9 ऑडिशन का रिजल्ट एक ही रहा है, 0/सन्नाटा। अब तो उम्मीद भी नहीं बची है, पर फिर भी दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। एक्टिंग का कीड़ा एक बार अंदर घुस जाए ना, आसानी से निकलता नहीं है। इसलिए अब मैंने सोचा है कि जब तक मुझे एक छोटा सा रोल नहीं मिल जाता, मैं मेहनत करती रहूंगी। कभी ना कभी तो मेरी मेहनत और भगवान मुझ पर तरस खाकर मुझे छोटा सा ही सही रोल तो दिलवा ही देंगे। रश्मि की बातें सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, मेरा भी यही मानना है। जब तक मेहनत करने की लगन तुम्हारे अंदर है, तब तक कोशिश करती रहो। कभी ना कभी तुम्हारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। काव्या और रश्मि दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती रहीं। कुछ ही देर में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अभी उनका नंबर आने में करीब आधा घंटा बाकी था। रश्मि का नंबर भी 248 हुआ था और काव्या का 251वां। रश्मि ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी तो सिर्फ 150 लड़कियां हुई हैं। अभी फिर से 100 लड़कियां बाकी हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी सारी लड़कियों का ऑडिशन ये इतनी जल्दी जल्दी ले कैसे रहे हैं। ये मौका भी दे रहे हैं या नहीं। रश्मि के चेहरे की चिंता देखकर काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? जो होना होगा हो जाएगा। हमें बस अपनी तरफ से जितना हो सके उतना अच्छा परफॉर्मेंस देना है। अगर हमें फीमेल लीड के लिए सिलेक्ट ना भी किया जाए तो भी हो सकता है कि हमें सेकंड फीमेल लीड या फिर थर्ड फीमेल लीड का रोल मिल जाए। काव्या की बात सुनकर रश्मि ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर क्या करूं? इतनी बार फेलियर मिलने के बाद अब सक्सेस की उम्मीद ही नहीं बची।
रश्मि की बातें सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। अब उन दोनों का नंबर आने में सिर्फ 15 से 20 मिनट बाकी थे। तभी रश्मि ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बाथरूम जाना है। क्या तुम्हें पता है बाथरूम कहाँ है? काव्या ने कहा, नहीं, किसी से पूछ कर देखो। रश्मि ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद हमारा ऑडिशन आ जाएगा। उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। रश्मि की बात सुनकर काव्या ने अपना सिर हिलाया और दोनों कुछ लोगों से पूछते पूछते बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम की तरफ जाते हुए रश्मि ने पलटकर एक तरफ देखकर थम्स अप का इशारा किया। वहीं उसका इशारा देखकर कुर्सी पर बैठी आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। असल में रश्मि को आयशा ने ही काव्या के पास अपनी बातों में फंसाकर उसे फंसाने के लिए भेजा था। काव्या और रश्मि दोनों बाहर बने बाथरूम में आ गई। बाथरूम को पूरा खाली देखकर काव्या ने कहा, इस बाथरूम में कोई लड़कियां कैसे नहीं है? यहाँ पर करीब 500 लड़कियां मौजूद हैं, फिर उनमें से कोई भी यहाँ पर क्यों नहीं आई? काव्या की बात सुनकर रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ऊपर भी एक बाथरूम है। मैंने पूछा था, मुझे लगा वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गई। मैं पहले भी यहाँ एक बार ऑडिशन के लिए आ चुकी हूँ। रश्मि की बात सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। वहां पर 2 दरवाजे थे। रश्मि ने कहा, तुम यहाँ चली जाओ, मैं यहाँ जाती हूँ। रश्मि की बात पर काव्या ने अपना सिर हिलाया और एक दरवाजे के अंदर चली गई। काव्या के अंदर जाते ही रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, पर मुझे ये करना ही होगा। कहकर रश्मि ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं बाथरूम में काव्या ने अपना हाथ क्लीन किया और अपने चेहरे को भी क्लीन करके जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, उसे महसूस हुआ कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। अब काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थीं। काव्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है? दरवाजा खोलो। रश्मि, कहाँ हो तुम? काव्या जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मार रही थी, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। असल में यह बाथरूम सेकंड फ्लोर पर था और ऑडिशन फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे थे, और फर्स्ट फ्लोर पर ही सभी के लिए बाथरूम बनाया गया था। पर रश्मि जानबूझकर काव्या को इस बाथरूम में लेकर आ गई थी। काव्या काफी देर तक दरवाजे पर अपने हाथ मारती रही, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब काव्या बुरी तरह से थक चुकी थी, साथ में उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था। काव्या को बंद जगह में सांस नहीं आती थी, और इस वक्त जिस बाथरूम के अंदर वह थी, उस बाथरूम में खिड़की भी नहीं थी। काव्या ने मन ही मन कहा, अब तक तो मेरा नंबर भी आ गया होगा। काव्या के माथे से पसीना बह रहा था। उसका पूरा चेहरा सांस न ले पाने की वजह से लाल हो चुका था। साथ ही में उसे इस बात का भी डर था कि बाहर उसका ऑडिशन स्टार्ट हो चुका होगा। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज जिंदगी में पहली बार वह ऑडिशन देने के लिए आई थी, और वह भी काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। पर इस वक्त वह अपना ऑडिशन देने की जगह पर बाथरूम में बंद पड़ी हुई थी। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खुद से कहा, जब भी हम हमारा सपना पूरा करना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? भगवान जी, क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर बार हमारी खुशियों को ही नजर लग जाती है? कहते हुए काव्या लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसे ढंग से सांस भी नहीं आ रही थी। अब काव्या से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गई थी। उसने अपने एक हाथ के सहारे से खुद को टिका कर रखा था, वरना शायद वह नीचे गिर जाती। काव्या ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। मैं इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना ही अपनी जिंदगी खत्म होने दूंगी। काव्या ने उठकर खड़ा होने की कोशिश की, पर वह जमीन पर गिर गई। उसके हाथ में भी चोट लग गई। उसने अपने हाथ को देखा तो वहां पर हल्की खरोंच लग गई थी। काव्या को अब सांस लेने में ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। उसने दरवाजे पर फिर से मारते हुए कहा, प्लीज ओपन द डोर, मुझे ऑडिशन देना है, प्लीज, प्लीज, इस तरह से मेरा सपना मत तोड़ो। रश्मि, कहाँ हो तुम? काव्या बार बार अपनी धीमी आवाज में दरवाजे को खटखटाते हुए किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ऑडिशन रूम के बाहर रश्मि मुस्कुराते हुए आयशा को देख रही थी। आयशा ने कहा, तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया है, तुम्हारा सेकंड फीमेल लीड का रोल पक्का। आयशा की बात सुनकर रश्मि ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू सो मच आयशा मैडम, आप बहुत अच्छी हो। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया उसके लिए इतना इनाम देना तो बनता ही है।
कहकर आयशा मुस्कुराते हुए ऑडिशन देने के लिए चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।